इस वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और साथ में आप सभी को पता होगा फैट, ये तीनों का आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं और इसमें बहुत जो साइकिलें हैं आप सभी इनके बारे में 10th 9th 10th हो गए, +1 +2 हो गए, ग्रेजुएशन हो गए, लगातार आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आपको आसानी रहेंगी। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी और सबसे इस इम्पोर्टेंट आपकी साइकिल की ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट एसिड्स या 2 पायरुवेट। आप सभी को पता होगा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किस में टूटता है ग्लूकोज? पायरुवेट में। और पायरुवेट आगे जाके किस में जाता है? आपकी ईटीसी साइकिल में, क्रैब साइकिल से होते हुए। ओके, तो कैसे जाएगा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कवर होने वाले टॉपिक हैं, पहले हैं ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रैब साइकिल, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद ग्लाइकोजीनोलाइसिस, सॉरी ग्लूकोनियोजेंसिस, उसके बाद आपकी ग्लाइकोजीनोलाइसिस, उसके बाद आपकी है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोजन का बनना। और उसके बाद हमारे वाला होने वाला, इसके बाद आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, और लास्ट में आपका फैट का, तो वो शाम की वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आपका ग्लूकोज है। आप सभी को पता होगा ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और ग्लूकोज को टूटने के लिए एक एंजाइम चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहेव करता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सो से वर्ड है 6, यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड वालों को, काइनेज का मतलब होता है तोड़ना, यानी वो 6 कार्बन कंपाउंड वाले को तोड़ता है, यानी ये ग्लूकोज को तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज ये आपका प्रेजेंट होता है आपके मसल्स में, ठीक है, जितने आपके मसल्स हैं। बट यदि हम बात करें लीवर में, तो लीवर में होता है आपका ग्लाइकोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। तो वहाँ पर ग्लूकोकाइनेज काम करता है। सेम है, आइसोमरेज में, आइसोमरेज हैं एक दूसरे से, परंतु इनका काम सिंपल है, ग्लूकोज को तोड़ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ यानी यहाँ पर एटीपी की यूज हुई है, एटीपी से कन्वर्ट हुआ एडीपी, और यहाँ निकली वही एनर्जी, यानी फॉस्फेट हमने ज्वाइन किया है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी एटीपी यूज हुई है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? एटीपी यूज। आपसे क्वेश्चन आते हैं एटीपी कितने यूज है, कहाँ यूज है, इसके बारे में, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले स्टेप में आपकी एटीपी यूज हो चुकी है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है? आइसोमरेज है। मैंने आपको पढ़ाया आइसोमरेज क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके एंजाइम भी कैसे लगेगा? आइसोमरेज ही, बट कौन सा लगेगा? फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज। फोस्फो यानी फॉस्फेट, ग्लूको यानी ग्लूकोज, और आइसोमरेज यानी कन्वर्ट होगा, तो फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ये कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो हमारे पास आ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन कंपाउंड है अभी तक। अब यहाँ पर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में। यहाँ पर देखो, जब भी हमको फोस्फोराइलेशन करनी होती है तो हमें चाहिए होती है एनर्जी, तो एनर्जी हमें मिलती है एटीपी से। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं फोस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट था, यहाँ पर आपको 20 फॉस्फेट जोड़ने में, यानी हम एक और फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें देगा एटीपी। तो थर्ड स्टेप पर भी क्या हुआ? एनर्जी यूज हुई एटीपी से एडीपी कन्वर्ट करने में। इंजाइम कौन सा लगा? जहां भी हमारे शरीर में एनर्जी यूज होगी वहां पर काइनेज इंजाइम वर्क करेगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा हुआ हेक्सोकाइनेज, नीचे आएगा आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज यानी एनर्जी यूज कर रहा है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट, ये आपका टूट जाएगा। क्या हो जाएगी? इसकी क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज होगी तो क्लीवेज होने के लिए एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एल्डोलेज। और एल्डोलेज को कौन सा कोफैक्टर चाहिए? जिंक टू पॉजिटिव है कोफैक्टर। मैंने आपको कल पढ़ाया कोफैक्टर क्या होते हैं। ऊपर जाके आप देखो हेक्सोकाइनेज और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको चाहिए Mg2 पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ओके, अब ये टूटेगा तो दो चीजों में टूटेगा,
एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक अपने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पर आप ऊपर देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कितने कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड था। जब ये टूटा तो 3 कार्बन कंपाउंड प्लस 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है तो 3 में टूट जाएगा। 3 में बना ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और अगले 3 में बना ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है वो कीटो होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डिहाइड होता है। आपको मैंने पढ़ाया है कीटोज और एल्डिओज। तो ये एक एल्डोज में बना, एक कीटोज में बना, तो आपस में क्या है, ये आइसोमेरेज हैं। तो कौन सा एक एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा, आइसोमेरेज। ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तभी तो हम बोलते हैं कि पायरुवेट यहाँ पर 2 बार साइकिल चलती है, ठीक। तभी हम बोल रहे हैं कि आगे जाके 2 हम प्लस करेंगे। मैं बताऊंगा कब जाकर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाएगा पायोफ फेज में, यानी एनर्जी जनरेशन फेज में। अभी तक एनर्जी इन्वेस्ट हुई है स्टेप 1 में, स्टेप 3 में एनर्जी हमारी क्या हुई है, यूज हुई है, ठीक है। अभी तक इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। अब एनर्जी जनरेशन, अब एनर्जी यूज होगी। अभी तक कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है हमारी, 2 2 एटीपी हमने अभी तक यूज किए हैं। बनेंगे कितने, आइए देखते हैं। देखो हमने लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, साथ में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यानी यहाँ पे कितने में जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मतलब 6 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इसलिए हमने इसको 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज क्योंकि यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रही है, यानी यहाँ पर आपकी 2 NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है 2 NADH में, यानी यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। 2 NAD पॉजिटिव निकल रहे हैं, 2 NADH बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 NADH ये किसके इक्वल होते हैं, आपसे एक पता होगा। अभी आपको एक नोट्स है कापी जो बनाई हुई है उसमें लिख लीजिए 2 NADH इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी एक NADH आपका इक्वल होता है 3 ATP के बराबर है। यहाँ पर अगर 2 NADH निकल रहे हैं यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 ATP। तो कितने ATP बने यहाँ पर, पूरे 6 ATP यहाँ पर बने हैं, ओके। क्योंकि 2 NADH आए ना, एक NADH आपका 3 ATP के इक्वल होता है, ओके। उसके बाद जब देखो 2 मल्टीप्लाई 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी। यहाँ पर होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यानी डी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। 3 फॉस्फेट है, ट्रिक है आपके यहाँ पर 3 BPGA। 3 BPGA से कैसे होगा 2 PGA, ठीक है। 3 BPGA से कन्वर्ट होगा 2 PGA, 2 सॉरी, ओके। तो 2 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ना, तो इसको बोलते हैं हम 1 3 BPGA। 1 3 BPGA से कन्वर्ट होगा 3 PGA, किस में कन्वर्ट होगा 3 PGA में। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। कितने एटीपी निकले हैं, 2 एटीपी निकले हैं। ऊपर कितने एटीपी निकले थे, 6 6 निकले थे। कहाँ, जैसे बोल रहा हूँ मैं NADH जब टूटा था तो 3 एटीपी 6 एटीपी वहां पर निकले थे, 2 एटीपी इधर निकले। कितने एटीपी अभी तक निकल गए, 8 एटीपी अभी तक निकल गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनेगा 3 PGA। 3 PGA में लगेगा एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, कन्वर्ट हो जाएगा 2 PGA में। 2 PGA से एल्नोलेज एंजाइम वर्क करेगा, यहाँ निकाल देगा भाई अपना क्या आंसर निकाल देगा, वाटर को वो बना देगा भाई 2 फोस्फोइनोल पायरुवेट। 2 फोस्फोइनोल पायरुवेट जब बनेगा तो पायरुवेट काइनेज, जहाँ पर काइनेज वर्ड यूज होगा यानी एनर्जी निकलेगी या बनेगी। तो यहाँ पर डी फॉस्फोराइलेशन हो रही है तो यानी एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर 2 ATP और निकल गए और बन गए हमारे पास भाई 2 पायरुवेट। अब यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप में क्या निकला, टेंथ स्टेप में क्या निकला, 2 ATP निकले। ऊपर हमने कितने ATP काउंट कर ली थी, 8 काउंट कर लिए थे हमने। तो कितने ATP जनरेट हुए, 10 ATP हमारे पास जनरेट हुए। 2 ATP हमारे क्या इन्वेस्ट हुए थे, तो 10 माइनस 8, सॉरी 10 माइनस 2, तो कितना आंसर आ गया 8। तो एक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 8 ATP बनते हैं। जब एक ग्लूकोज टूटता है कितने ATP बनते हैं, 8 ATP बनते हैं। 2 इन्वेस्ट होते हैं और 10 निकलते हैं, 10 में से 2 चले गए, आंसर आ गया भाई 8। तो 8 ATP के हमको क्या हुई, हमारा को प्रॉफिट हुआ, 10
8 एटीपी हमें प्राप्त हुए। नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करें इसका रेगुलेशन, तो ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एलोस्टैटिक इनहिबिटर और एलोस्टैटिक एक्टिवेटर। आपने पढ़ा होगा एंजाइम ये होते हैं एलोस्टैटिक। एलोस्टैटिक ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक साइटें बनी होती हैं जहाँ पर एक्टिव साइट के अलावा कोई और एंजाइम वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलोस्टैटिक रेगुलेशन में हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है, एक्टिवेटर में कोई रोल नहीं कर रहा है, ये इनहिबिटर में अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अब देखो आपसे को मैंने कहा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। जब ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया, वो हेक्सोकाइनेज को कहेगा कि अब हमें दोबारा और ग्लूकोज को कन्वर्ट करने से रोक रहा है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज का जो इनहिबिटर है वो है ग्लूकोज 6 फोस्फेट, यानी ग्लूकोज 6 फोस्फेट खुद हेक्सोकाइनेज को रोक रहा है कि बस अब ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करना है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो आप, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में विद द हेल्प ऑफ द हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो इधर ग्लूकोज 6 फोस्फेट खुद मना कर रहा है हेक्सोकाइनेज को कि बस अब ग्लूकोज को कन्वर्ट मत करने दे आगे, अब इतनी हमें नीड थी। ओके, तो जब ये नीड खत्म हो जाएगी, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट खुद मना कर देगा कि अब ग्लूकोज को कन्वर्ट मत होने दे हेक्सोकाइनेज को। दूसरा यहाँ पर एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर बोल रहा मैं, एक्टिवेटर है, यानी जो बोलेगा कि ग्लूकोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट हो जा किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। वो कहेगा अपना भाई एएमपी। एएमपी, एएमपी क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफोस्फेट। एडेनोसिन मोनोफोस्फेट कहेगा भाई फ्रक्टोज 6 फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कि फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को कि कन्वर्ट कर किसमें, किसमें ग्लूकोज 6 फोस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। और जो एटीपी होगा वो मना करेगा कि नहीं मत कर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फोस्फेट है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट करा है फोस्फो, सॉरी कहाँ गया ये, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट करवा रहा है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में। अब देखो ये सिंगल रिएक्शन जा रहा है, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट में। तो जो ये बन रहा है हमारा एडीपी या एएमपी, ये यहाँ पर एडीपी लिखा है, एएमपी एक ही बात है। यहाँ पर एडीपी और एएमपी दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है एक्टिवेशन का। एडीपी बोल रहा है कि फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट होना चाहिए फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट में, बट जो एटीपी है वो मना कर रहा है कि फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट नहीं होना चाहिए फ्रक्टोज 1,6 में, यानी रोक रहा है। ओके, तो ये सिंपल है, इस टेबल को पढ़ लेना कौन सा कहाँ पर वर्क कर रहा है, बहुत ईजी है। उसके बाद देखो जब हमारे शरीर में 2 एटीपी सॉरी पायरुवेट बन चुके हैं, तो वो 2 पायरुवेट कहाँ जाएंगे, कोई बता सकता है कहाँ जाएंगे? वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उनकी होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आपने आज दिन तक पढ़ा होगा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, आई थिंक जहाँ तक मुझे रिमेंबर है आपने इतना ही पढ़ा होगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर 3 एंजाइम यहाँ पर वर्क करते हैं। आपने ओनली सिंगल एंजाइम ही पढ़ा होगा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, तो आपको एडवांस पढ़ा रहे हैं। पायरुवेट यहाँ पर टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ द को एंजाइम ए। को एंजाइम ए, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ को एंजाइम ए किस विटामिन का कोफैक्टर है, मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो आप कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट आपके लिए ओपन है। तो कमेंट कीजिए कि को एंजाइम ए किस विटामिन का को फैक्टर है या को एक्टिवेटर है, मैंने आपको कर पढ़ाया आपको। तो इसमें एक एंजाइम लग रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 एंजाइम है, एक है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, एक है डाइहाइड्रोलिपोलाइल ट्रांसएस्टाइलेज और एक आपका डाइहाइड्रोलिपोलाइल डीहाइड्रोजनेज। ये तीनों एंजाइम वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमने यहाँ पर यूज़ की है, जब भी NADH पॉजिटिव और NADH छूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। ओके, तो यहाँ पर कितने निकली, 3 ATP। कितने ATP निकले हैं, 3 ATP निकले हैं, क्योंकि NADH अब कन्वर्ट हुआ है NADH में। ओके,
यहाँ पर एनर्जी निकल गई 3 एटीपी। उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए हमारा बना और साथ में क्या बना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड था, बता सकता कोई पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड था? पायरुवेट भाई आपका 3 कार्बन कंपाउंड था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो हमारा पायरुवेट था भाई 3 कार्बन कंपाउंड। और 3 कार्बन कंपाउंड से यदि CO2 आपकी लॉस हो गई तो कितने कार्बन कंपाउंड बचा? ये भाई बचा 2 कार्बन कंपाउंड। अब इसके पास 2 ही कार्बन बचे हैं क्योंकि ये बन चुका है एसिटाइल को एंजाइम ए। अब एसिटाइल को एंजाइम कहाँ जाएगा? एसिटाइल को एंजाइम जाएगा क्रैब साइकिल में। अब ये क्रैब साइकिल करेगा एसिटाइल को एंजाइम में। कैसे करेगा चलो देखते हैं। इसको इस चार्ट को पढ़ लेना। ये चार्ट मैंने आपको PDF भेजा है, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस चार्ट को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजन का कोफैक्टर कौन सा है, डाइहाइड्रोलिपोलाइल का कोफैक्टर कौन है, और डाइहाइड्रोलिपोलाइल डिहाइड्रोजन का कोफैक्टर कौन है। यहाँ पर देखो एसिटाइल को एंजाइम कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जालो एसीटेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। जब एसिटाइल को एंजाइम ए एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर ज्वाइन करे ऑक्जालो एसीटेट के साथ तो ये बना देगा 6 कार्बन कंपाउंड सीट्रेट। सीट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम नीचे लिखे हुए हैं। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना कि नीचे एंजाइम नहीं, एंजाइम मैंने नीचे इसके लास्ट में लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे ये देखो ये एंजाइम लिखे हुए हैं। ओके, कौन कौन एंजाइम कहाँ वर्क कर रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी लिखा हुआ है। ओके, तो पहले पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? यहाँ पर जो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर एंजाइम करेगा सीट्रेट। ठीक है, सीट्रेट सिंथेज। जब सीट्रेट सिंथेज कन्वर्ट करेगा तो बन जाएगा सीट्रेट। और यहाँ पर सीट्रेट आपका 2 बार आपके करता है, एक बार करता है डिहाइड्रेशन और एक बार करता है हाइड्रेशन। यानी एक बार वाटर लॉस होगा, दूसरे बार वाटर ऐड होगा। जब सीट्रेट में मैंने वाटर लॉस कर दिया तो हमारे पास जो बना वो बना सिस अकोनिटेट, और सिस अकोनिटेट को कन्वर्ट करेगा अकोनिटेज एंजाइम। और सिस अकोनिटेट आपका कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर। जब हमने वाटर को ऐड किया तो वो हमारा पास बना आइसोसिट्रेट, और एंजाइम वर्क करेगा यहाँ पर अकोनिटेज ही। उसके बाद आइसोसिट्रेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यानी यहाँ पर आपकी एक डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, साथ में आपकी यहाँ पर NADH यानी एनर्जी भी निकल रही है। तो CO2 के फॉर्म में कितने कार्बन कंपाउंड था आइसोसिट्रेट? 6 कार्बन कंपाउंड था। तो कितने कार्बन कंपाउंड बचा अब? 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड बचा है, साथ में एनर्जी भी निकली है NADH। और NADH आप सभी को पता होगा कितने कार्बन कंपाउंड होती है, 3 ATP के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड का है? 5 कार्बन कंपाउंड का है। जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट में दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, यानी CO2 निकली, साथ में एनर्जी निकली, तो 5 कार्बन कंपाउंड कितने कार्बन कंपाउंड का बच गया? 4 कार्बन कंपाउंड का। अब ये दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा। यहाँ पर देखो 4 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं सक्सेनाइल को एंजाइम ए। यहाँ पर को एंजाइम ए निकल जाएगा और यहाँ पर ATP निकलेगा, ATP GTP के फॉर्म में निकलेगा। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी ATP के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास बनेगा सक्सीनेट। सक्सीनेट में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी निकलती है FADH2। मैंने कल आपको पढ़ाई है FAD किसका होता है, कोफैक्टर है। FAD आपको कोफैक्टर होता है विटामिन B2 का, राइबोफ्लेविन का, मैंने आपको कल पढ़ाया है। तो FADH2 यहाँ पर निकलेगा। FADH2 आगे आके आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्यूमरेज। और फ्यूमरेज आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, और मैलेट में आपका वाटर को एडिशन करके, और मैलेट में हो जाएगी आपकी डिहाइड्रोजनेशन यानी एनर्जी निकलेगी, और साथ में क्या हो जाएगा कन्वर्ट 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जालो एसिटेट। तो ये पूरी क्रैब साइकिल थी। अब क्रैब साइकिल में कितनी नेट गेनिंग हुई और कैसे इसको रेगुलेट हो रहा है। तो नेट गेन में यहाँ पर आप देखता हूँ कि तो कितना नेट गेन हुआ है, यहाँ पर देखिए आप। सबसे पहले जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होता है, जब 8 आपके ATP बनते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई NADH। 2 मल्टीप्लाई NADH कितने होते हैं? 3 गुणा 2 6, और 6 तो 2 ATP हैं, 6 2 8 है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 8 ATP हमारे बने। जब 2 पायरुवेट आपके कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल को एंजाइम में, तो मैंने आपको बताया है कि एक NADH कितने इक्वल होता है? 2 के 3 ATP के बराबर होता है। तो 3 दूनी 6 ATP यहाँ पर बने।
ये 2 पायरुवेट से मैंने 2 एसिटाइल कोएंजाइम लेके, समझ रहे हो कहाँ से आया है? ये पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हुई, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। जब कितने पायरुवेट आते हैं? 1 पायरुवेट थोड़ी आता है, 2 पायरुवेट आते हैं। 2 पायरुवेट हमारे पास आए हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने तो यानी 2 एनएडीएच बने हैं, और 2 एनएडीएच कितने किसके इक्वल होंगे? 3 एटीपी के बराबर, यानी 6 एटीपी के बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 एटीपी। 6 एटीपी प्लस 8 एटीपी कितने हो गए? 8 8 16, तो 16 14, 14 एटीपी अभी तक हमारे गेन कर लिया। अब चलिए क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में देखो 6 एनएडीएच निकले हैं, तो 6 एनएडीएच किसके इक्वल होते हैं? 6 एनएडीएच किसके इक्वल होते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 18, 18। 2 एफएडीएच2 है, तो एक एफएडीएच2 कितने किसके इक्वल होता है? 2 एटीपी के इक्वल होता है। ओके, यानी एक एफएडीएच2 आपका इक्वल होता है 2 एटीपी के बराबर। तो 2 एफएडीएच निकले, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा? 4, 18 4 22, 22 तो 2 आपके एटीपी में निकले हैं, तो 22 2 24। तो क्रैब साइकिल में आपसे क्यों पता होगा, क्रैब साइकिल में आपके 2 पायरुवेट काम करते हैं। पहले एक कार पायरुवेट आएगा, वो 12 एटीपी बनाएगा, दूसरा पायरुवेट आएगा 12 एटीपी बनाएगा, टोटल 24 आपके एटीपी बनते हैं क्रैब साइकिल में। तो टोटल करते हैं, स्टार्ट करते हैं टोटल काउंट करना। 24 एटीपी बने क्रैब साइकिल में, प्लस 8 एटीपी बने ग्लाइकोलाइसिस में, तो 24 8 32, और उसके बाद 6 कहाँ पर बने? पायरुवेट की एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन में, तो 32 6 38। तो टोटल कितने एटीपी बने? तो 38 एटीपी बने पूरी प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रैब साइकिल। कितने एटीपी बने? 38। सिंगल सिंगल पूछें तो एक क्रैब साइकिल में 24 बने, और ग्लूकोज में 8 बने, और 6 आपके कन्वर्जन में बने, पायरुवेट के कन्वर्जन में। ओके, कितने बार क्रैब साइकिल कंप्लीट होती है? एमसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एमएससी इंटरेस्ट में आ सकता है। कितनी बार क्रैब साइकिल रिपीट होती है? तो 6 टाइम आपकी क्रैब साइकिल रिपीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आपको नहीं बताएगा। ओके, कितने टाइम आपकी क्रैब साइकिल रिपीट होती है? 6 टाइम। ओके, और 6 टाइम क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास सभी को पता होगा 6 कार्बन कंपाउंड होता है ऑक्जालो सक्सिनेट, ऑक्जालो सक्सिनेट है, ऑक्जालो एसिटेट है, ऑक्जालो एसिटेट है। जब सिट्रेट के साथ ज्वाइन करता है, तो ये 6 बार कार्बन टूटेगा, तो हमारे पास कितने बार होगा? 6 बार क्रैब साइकिल चलेगी। और साथ में दूसरी बात हम बात करें आपकी नेट गेनिंग की, तो नेट गेनिंग है मैंने आपको बता दी है। बाकी इसका भी जो रेगुलेशन है वो एलोस्टैटिक एंजाइम ही करता है। एलोस्टैटिक एंजाइम आपका है एंजाइम आइसोसिट्रेट। ओके, उसके बाद है ईटीसी साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है ईटीसी। यहाँ पर देखो ईटीसी को आपको पढ़ना है तो आपको ईटीसी को तोड़ना पड़ेगा, यानी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को, चारों कॉम्प्लेक्स आपको तोड़ने पड़ेंगे, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पर आपका NADH आपका कहाँ से बना है, कहाँ से आया है NADH? बता सकता कोई बच्चा? ये NADH आपका आया है क्रैब साइकिल से। ये NADH आपका कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। जब ये कन्वर्जन करेगा तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी NADH आपका कन्वर्ट होता है NAD पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे FMN के पास, FMN इसको एक्सेप्ट कर लेगा 8 आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स से चले जाएंगे ये COQ, इसको बोलते हैं क्यूनोल। ओके, क्यूनोल में चले जाएंगे, ओबिक्विनॉल बोलते हैं, तो ओबिक्विनॉल में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ओबिक्विनॉल के साथ 2 हाइड्रोजन में निकले हैं, वो भी जुड़ जाएंगे, तो ये बना देंगे ओबिक्विनोन। एक होता है आपका ओबिक्विनॉल, एक होता है आपका ओबिक्विनोन। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब ये बना देगा, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसने बना दिया अपना ओबिक्विनोन। और यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स 1 से कितने हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं? पूरे 4 हाइड्रोजन आपके बाहर रख रहे हैं। तो ये आपका एमसी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्प्लेक्स 1 में कितने हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं? तो 4 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 की कहानी थी, पढ़ लेना, यहाँ पर मैंने बता दी है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 में यहाँ पे देखो सक्सिनेट और फ्यूमरेट के जब हम क्रैब साइकिल में कन्वर्जन करते हैं, तो जब वहाँ पर आपसे को पता होगा FADH2 निकलता है। यहाँ पर जो FADH2 वो कन्वर्ट हो जाएगा FAD में, और FAD से वही कहानी स्टार्ट,
2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 हाइड्रोजन निकले। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो उनको FeS ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओबिक्विनोन ने लिया, ओबिक्विनोन ने 2 हाइड्रोजन लिए, ओबिक्विनोन बना लिया, और यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर या कोई भी हाइड्रोजन आयंस मूव नहीं करते हैं आउटर या इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, मतलब मैट्रिक्स से कोई भी हाइड्रोजन आपके बाहर नहीं निकलेंगे। स्टेप 3, कॉम्प्लेक्स 3 भी असल में 2 स्टेप रिएक्शन है, किसी ने आपको पढ़ाया होगा तो। क्यों है? क्योंकि जो यूबिक्विनोन होता है वो आपका जो साइटोक्रोम C1 है वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कौन सा? साइटोक्रोम B, या मैंने आपको लिखा भी होगा, कहीं पर लिखा होगा तो, हाँ ये लिखा तो है, साइटोक्रोम इज नॉट कैपेबल फॉर एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, सो वी नीड टू स्टार्ट द क्यू साइकिल। क्यू साइकिल हमने नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन रहे थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए जो साइटोक्रोम C बैठा हुआ है, वो साइटोक्रोम C लगातार 2 इकट्ठे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले साइटोक्रोम C1 ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ओके। उसके बाद वो आपका क्विनोन को सेंड कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पता होगा 2 यूबिक्विनोल बनते हैं, एक यूबिक्विनोल बनता है आपका कॉम्प्लेक्स 1 में, दूसरा यूबिक्विनोल बनता है आपका कॉम्प्लेक्स 2 में। यहाँ पर देखो 2 यूबिक्विनोल, अभी आपको स्टेप 1 को देखना है। यहाँ पर देखो 2 यूबिक्विनोल बने हैं, एक आपका एक्सेप्ट कर लिया साइटोक्रोम C1 ने, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन कर लिया है रिस्की सेंटर ने। रिस्की सेंटर से साइटोक्रोम C1 से होते हुए चला जाएगा साइटोक्रोम C1 में। तो साइटोक्रोम C ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। और कितने हाइड्रोजन बाहर गए? 2 हाइड्रोजन। स्टेप टू में दूसरा यूबिक्विनोल टूटा, यूबिक्विनोल ने 1 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B1 ने लिया, एक रिस्की ने लिया, साइटोक्रोम B1 से यूबिक्विनोल में गया, रिस्की से साइटोक्रोम C1 में गया, साइटोक्रोम C1 से C में गया। दोबारा कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसने? सिंगल में, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कितने हाइड्रोजन बाहर निकाले? 2 हाइड्रोजन, यानी तो टोटल कॉम्प्लेक्स 3 में कितने हाइड्रोजन निकले? 4 हाइड्रोजन बाहर निकले हैं। तो मैं पूछूं कॉम्प्लेक्स 1 में कितने हाइड्रोजन निकले? 4 हाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 2 में 0, कॉम्प्लेक्स 3 में 4, ओके। और ये इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ोगे तो समझाओगे। उसके बाद देखो साइटोक्रोम C का काम खत्म हो चुका है, अब है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का काम, यानी अब ये साइटोक्रोम C 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा CuA, कॉपर कंटेनिंग ग्रुप। कॉपर कंटेनिंग ग्रुप के बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम के बाद साइटोक्रोम B, कॉपर कंटेनिंग B और साइटोक्रोम A3 ये कर देगा। और फाइनल एक्सेप्टर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ETC साइकिल में फाइनल एक्सेप्टर कौन है? तो फाइनल एक्सेप्टर आपका O2 यानी ऑक्सीजन। जो फाइनल में आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप देख रहे हो हाफ O2 आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है और वाटर में कन्वर्ट कर रही है। कितने वाटर बन रहे हैं? 2H2O, 2 वाटर आपके बन रहे हैं, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। फाइनल एक्सेप्टर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाफ O2 इज द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके MSc में क्वेश्चन आ सकता है कि ETC में फाइनल एक्सेप्टर कौन है? तो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर। उसके बाद यहाँ पर देखो जब हमारे शरीर में क्राब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, तो आपसे क्या पता है ETC कहाँ चलती है? ETC आपकी इनर मेम्ब्रेन में चलती है। तो इनर मेम्ब्रेन में जब हाइड्रोजन को बाहर किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन यदि बाहर निकल रहा है तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर आपकी पीएच क्या हो रही है? बढ़ रही है, और बाहर पीएच क्या है? घट रही है, यानी बाहर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यदि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और पीएच कम हो रही है, यानी बाहर एसिडिटी बढ़ रही है और अंदर एसिडिटी कम हो रही है। तो इक्वलाइज करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज बैक इनटू द इनर मेम्ब्रेन, वो बैक होंगे एटीपीएज के माध्यम से। एटीपीएज एक एंजाइम बैठा हुआ है, उसके 2 पार्ट होता है, एक होता है F0 और एक होता है F1। जब वो दोबारा F0 से होते हुए अंदर आएंगे तो वो ग्राइंडिंग होगी, चर्निंग होगी और एटीपी बनेंगे। ये प्रोसेस आपको पता है। जब आप सभी को पता टोटल 10 हाइड्रोजन आपके बाहर गए, कॉम्प्लेक्स 1 से कितने गए? 4, कॉम्प्लेक्स 2 से गए 0, कॉम्प्लेक्स 3 से गए 4, कॉम्प्लेक्स 4 से गए 2, 4 4 8 2 10 हाइड्रोजन आपके बाहर गए। कितने एटीपी बनाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4,
डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन एक बार रिलीज की जा रहे हैं। तो आ गया आंसर आपका 2.5 ATP। ओके, उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? ग्लाइकोजेनेसिस होती है आपकी, बड़ी बड़ी लंबी तो नहीं बढ़ रही है, चलो अच्छा कोई चक्कर नहीं आज। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? ग्लाइकोजेनेसिस आपकी होती है द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा मैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, आप वर्ड तोड़ दीजिए वर्ड को, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन और जेनेसिस यानी बनना, यानी ग्लाइकोजन का बनना। कैसे बनता है? स्टेप 1, सिंथेसिस ऑफ द यूडीपीजी। यूडीपीजी शॉर्टकट है, ये जैसे असल में यूडीपी ग्लूकोज है। यूडीपीजी की सिंथेसिस होगी सबसे पहले, कैसी होगी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ग्लूकोज है, सिंपल। ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम यहाँ पर वर्क किया? ग्लूकोकाइनेज। मैंने आपको बताया लीवर में आपका होता है ग्लूकोकाइनेज और मसल में होता है हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पर कहाँ की हम बात कर रहे हैं? लीवर की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोकाइनेज वर्क कर रहा है। ग्लूकोज का काम वही है, कन्वर्ट करता है ये ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एनर्जी लेगा। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे शरीर में बन गया है, तो यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करेगा, फोस्फोग्लूकोमेटेज। फोस्फोग्लूकोमेटेज कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एंजाइम है यूडीपीजी, मैंने आपको बताया है। जब यूडीपीजी आएगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू यूडीपीजी ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूडीपीजी ग्लूकोज में। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास यूडीपीजी बन चुका है, इतनी बात आप सभी ने पढ़ी होगी। आगे देखिए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मस्ट बी एक्ट एज अ प्राइमर टू इनिशिएट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। देखो, ग्लाइकोजन बनाना है तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई हमें प्राइमर चाहिए कि ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अब रिसेंट स्टडी हुई है कि यदि प्राइमर प्रेजेंट नहीं है तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। तो ये आपका एमएससी एंट्रेंस में आ सकता है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में कौन सी प्रोटीन यूज हो रही है? ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन यहाँ पर देखो, ग्लाइकोजेनिन का एक OH आपको दिख रहा है, ये OH आपका एक अमाइनो एसिड है, उसका OH दिख रहा है। तो कौन से ऐसे अमाइनो एसिड जिसका हमें OH दिख सकता है? किस किस अमाइनो एसिड का दिख सकता है? टायरोसिन का। और टायरोसिन आपसे एक पता होगा, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, जिसका फिनाइल एनिलीन के साथ ये जुड़ी होती है, फिनोल के साथ OH जुड़ा होता है, बहुत दिख रहा है आपको। इसके साथ यूडीपीजी ज्वाइन करेगा और एक ग्लाइकोजन प्राइमर बनाएगा। अगर प्राइमर है तो ठीक है, प्राइमर नहीं है तो ग्लाइकोजन की नीड पड़ी। ओके, अब हमारे पास आ गया ग्लाइकोजन प्राइमर आ चुका है। अब यहाँ पर दो एंजाइम वर्क कर रहे हैं, एक एंजाइम आपका ग्लाइकोजन सिंथेज और एक आपका ग्लूकोसाइलेज 4,6 ट्रांसफरेज। देखो, जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर होता है C1C4 लिंकेज। जो C1C4 लिंकेज करेगा उसको तो हम बताए ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज। बट जो ब्रांच बनाएगा हम उसको बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम, वो है आपका ग्लूकोसाइलेज 4,6 ट्रांसफेरेज, या फिर हम बोलते हैं अमाइलो अल्फा 1416 ट्रांस ग्लूकोसिडेज। ये एक ही है, आपको ये एंजाइम याद रखना है, इसे हम बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम। ये लीनियर जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें ब्रांचेस पैदा कर रहा है। एंजाइम का नाम है ग्लूकोसाइलेज अल्फा 4,6 ट्रांसफेरेज या फिर अमाइलो अल्फा 16 ट्रांस ग्लूकोसिडेज। कैसे भी आप याद रख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों एक ही एंजाइम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तोड़ दो वर्ड को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन लाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना। देखो, ग्लाइकोजन यहाँ पर बना हुआ है, तो सबसे पहले एक एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। वो क्या कर देगा? वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक आपको दिख रही है ब्रांच और एक आपको लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो ब्रांच वाली साइड है उसमें से 4 कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड है वहाँ पर कट लगा देगा, उसको काट देगा। कितने कंपाउंड को छोड़ रहा है? 4 कंपाउंड को छोड़ रहा है। छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि इनको तोड़ नहीं नहीं पाता है ये जो फोस्फोराइलेज है। और लीनियर स्ट्रक्चर में ये 2 कार्बन को काट रहा है, ठीक है, 2 ये ग्लूकोज को काट रहा है। तो ये बना देगा कि लिमिटेड डेक्स्ट्रीन। जब हमारे शरीर में लिमिटेड डेक्स्ट्रीन बन गई तो उसको फोस्फोराइलेज उसको तोड़ नहीं पाता है। तो एक एंजाइम आता है जिसे हम बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा? लिमिटेड डेक्स्ट्रीन से 3 ग्लूकोज को काट देगा।
ऊपर वाले आपको देख रहे हैं 3 ग्लूकोज को उसने काट दिए, सिंगल ग्लूकोज अभी बचा हुआ है। सिंगल ग्लूकोज बचा हुआ है, डी ब्रांचिंग एंजाइम ने ये काट दिया है और काट करके इसने लीनियर स्ट्रक्चर में जोड़ दिया। आपने देखा लीनियर स्ट्रक्चर अब लंबा हो चुका है क्योंकि उसने आप 3 तोड़े और लीनियर स्ट्रक्चर में जोड़ दिए। लिमिटेड एक्सटेंट के बाद जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है वही काम करेगा। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कौन सा नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम? मैं बार बार बात कर रहा हूँ डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम का नाम है ओलिगो अल्फा 1414 ग्लूकान ट्रांसफरेज। इसे हम बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम आपका सिंगल ग्लूकोज को तोड़ेगा और सिंगल ग्लूकोज सिंगल सिंगल करके हमारे पास ग्लूकोज आएंगे। बाद में जब ये लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फोस्फोराइलेज को भी तोड़ देगा। ओके, पढ़ लेना बहुत ही, ये खुद पढ़ लेना, अच्छे से लिखा हुआ मैंने ये। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? यहाँ पर देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज नियो यानी अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज बनेगा बट कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनेगा, तो किससे बनेगा? यह बनेगा अमाइनो एसिड से, यह बनेगा लैक्टेट से, यह बनेगा फैट से। तो यहाँ पर देखो ये सबसे पहले अमाइनो एसिड से बना रहे हैं, पढ़ लेना बहुत ईजी आपको। मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि खुद पढ़ लेना बहुत ईजी से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो एलिनिन आई, 2 एलिनिन आएंगे, एक ऊपर से आएगी एक नीचे से आएगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर वाला जो डब्बा मैंने बनाया है। अब यार देखो एलिनिन में, एलिनिन कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि एलिनिन पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो यहाँ पर ट्रांस एमिनेज रिएक्शन हुई है। ट्रांस एमिनेज में आपका जो अमाइनो एसिड है वो तो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो एसिड में। तो ये पायरुवेट एक कीटो एसिड है, तो कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट आपकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करके बना देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में, एस्पार्टेट में, और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। अब देखो आप सभी को पता होगा एस्पार्टेट यूरिया साइकिल में क्या करता है? यूरिया साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो एस्पार्टेट आपका यूरिया साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यूरिया साइकिल में आपका एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्यूमरेट में। यहाँ पर मैंने लिखा, शायद लिखा भी होगा इसमें, यहाँ पर पढ़ना आपको। यहाँ पर देखो एस्पार्टेट मूव आउट द माइटोकॉन्ड्रिया and react with citrulline and produce the arginine in urea cycle and fumate। क्या बनाएगा? आर्जिनिन बनाएगा और फ्यूमरेट बनाएगा। अब यहाँ पर देखो जो फ्यूमरेट बनाएगा, तो फ्यूमरेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर स्टेप नहीं लिखा था अभी, मैंने ऊपर बताया आपको। यहाँ पर एस्पार्टेट बाहर आया, बाहरी यूरिया साइकिल में फ्यूमरेट बनाएगा, फ्यूमरेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, मैलेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बिस फॉस्फोग्लिसरेट से, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और लास्ट में ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल से बना देगा ग्लूकोज। पढ़ लेना बहुत ईजी है। ये लैक्टेट है, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले लैक्टेट है, लैक्टेट में आपके एनर्जी लगी तो क्या बना? पायरुवेट बना। यहाँ पर एनर्जी लगी कि एनर्जी निकली? एनर्जी निकली है। जब भी NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा NADH में, तो हमेशा आपको याद रखना है एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर एनर्जी निकली है बाहर और पायरुवेट बन गया। पायरुवेट बन गया तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में? आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। किसके हेल्प से? पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन में। यहाँ पर आपके कौन सी, यहाँ पर आपको कोफैक्टर यूज होगा? यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटेट में, तो कौन सा यहाँ पर कोफैक्टर यूज होगा? तो मैंने आपको बताया है जब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होती है यानी कार्बोक्सिलेशन होती है, तो आपने पढ़ा होगा विटामिन में, यहाँ पर बायोटिन, विटामिन B7 यहाँ पर बरकरार रहेगी, बायोटिन बरकरार रहेगी और ये कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलो एसिटेट में। ऑक्सैलो एसिटेट से बनाएगा पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, और ये सिंपल उल्टा है, ग्लाइकोलाइसिस को उल्टा कर दो तो ये बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ये फैट से है। ग्लिसरॉल मैंने आपको पढ़ाया है, ग्लिसरॉल आपका जब टूटेगा ग्लिसरॉल काइनेज में, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। सभी को बताओ ग्लिसरॉल कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, और ये आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजन की हेल्प से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा और ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फास्फेट से क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। पढ़ लेना बहुत ईजी है। थैंक यू।